वेलकम टू आरजे क्लासेस। और 11 केमिस्ट्री का देखो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज इच एंड एवरी स्टेप्स आपको दिया जाएगा। इच एंड एवरी टॉपिक्स पेज वाइज जैसे दिया है सीरीज में वैसे ही आपको हर एक वीडियो बनाकर दिया जाएगा। इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखो बेसिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर आपका वहां पढ़ना क्या है। देखो पढ़ना शुरुआत में कुछ नहीं पढ़नी है, वो आप पढ़ चुके हो क्लास 10 तक, तो उस पर हम लोग ज्यादा मीन्स स्ट्रेस नहीं दिए हैं। हमको जो मेन स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लैबोजियर और दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ लॉ निकाल के दिया। इसमें से कुछ लॉ हमको क्या करना है, पढ़ना है। देखो पहला लॉ जो है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना है। और ऐसे ही जितने भी लॉ है सबके बारे में पहले लॉ, देन उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स, सबके बारे में क्या करना है, ऐसे हमको डिटेल में करते चलें। दूसरा जो लॉ अपने को पढ़ना है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। तीसरा लॉ देखो जरा सा अपने पास क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एंड फिफ्थ लॉ, गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो देखो इस लॉ के बारे में क्लास 10 में हम लोगों ने काफी स्टडी करा था, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत स्टडी जरूर करेंगे इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में आपने डिटेल स्टडी करा था क्लास 10 में, तो इस पे हम लोग ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। बट ये जो अपना 4 होगा इस पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे। देखो पहला लॉ के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो बताता क्या है, मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, मैटर को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। होता है क्या, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज होता है, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर पैटर्न से दूसरे मॉलिक्यूलर पैटर्न में चेंज होता है। या इसको अगर आप दूसरी तरीके से बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर अ केमिकल रिएक्शन। आप सपोज करो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हो, जितने भी रिएक्टेंट लिए थे आप, रिएक्टेंट लिए, केमिकल मींस उसको एक संग लाओ, इंटरेक्ट करवाओ, रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा कहां पे, बिफोर ए केमिकल रिएक्शन, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन। तो मतलब जितना मास आपका रिएक्शन के पहले था रिएक्टेंट्स का, तो अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ है और ये फॉलो करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मेरा रिएक्शन के पहले था उतना ही मास आपको रिएक्शन के बाद भी मिलेगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली अब वेरीफाई करके आपको देंगे। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिए, अब इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, एस्टैब्लिश्ड होता है, इसको हमको ट्रूथफुल बनाना होगा। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं, जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम से तो नहीं, लैंडोर्स एक्सपेरिमेंट्स नाम से क्या होता है, ये फेमस है। इस अपरेटस, देखो एक पर्टिकुलर अपरेटस देख पा रहे हो, इस पर्टिकुलर अपरेटस को लैंडोर्ट ने ही डेवलप किया था और उसी के नाम पे ही क्या हो गया, इसको लैंडोर्स मींस क्या होता है, अपरेटस इसको बोला जाता है। देखो ये एच शेप अपरेटस है, इसमें 2 लिम्स है, दिस वन एंड दिस वन, और दोनों लिम्स में हम लोगों ने क्या किया है, एक एक केमिकल्स डाल रखा है। आप कोई भी केमिकल्स ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास सोडियम क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट ही लेना है। आपके पास जो 2 भी केमिकल जो इजीली रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको तुरंत एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, तो आपने क्या किया, ये आपने डाल लिया। इसके एक के अंदर हमने अभी जो डाला है सोडियम क्लोराइड और दूसरे के अंदर हमने क्या डाला है, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा अब क्या करना है, बिफोर द रिएक्शन इस पूरे सेटअप को हम लोग क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं, और वेट करके एक वैल्यू सपोज करो एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। और वैल्यू नोट करने के बाद देखो इसको पूरा हम लिख नहीं रहे, पूरा समझा रहे सिर्फ। हमने क्या किया, तो सबसे पहले तो क्या किया आपने, लैंडोर्ट्स क्या किया, एक्सपेरिमेंट अपरेटस ले लिया, इसके दोनों लिम्स में एच शेप का है, दोनों लिम्स में आपने क्या किया, एक एक केमिकल्स डाल दिया, कुछ भी केमिकल्स हो सकता है। हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ले लिया है क्योंकि इजीली रिएक्ट कर जाएगा। और इतना करने के बाद फिर अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने क्या किया, इसको क्या किया, वेट कर लिया, और वेट करने के बाद एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू है आपने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको थोरोली चेक करते हैं, मतलब इस तरह से चेक करना है कि पूरा केमिकल्स एक दूसरे की संख्या हो जाए, कंप्लीटली मिल जाए। देखो अब अगर ये 2 केमिकल को सोडियम क्लोराइड NaCl+
और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इन दोनों को अगर आप क्या किए, ये दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, इन दोनों को जब कंप्लीटली आप मिक्स करोगे, थोरोली चेक करोगे, तो ये दोनों केमिकल्स क्या करेगा, मिक्स होना स्टार्ट करेगा। एंड इस मिक्सर मिक्स क्या होता है, मिक्स, तो मिक्सअप के बाद क्या हो जाएगा, आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद देखो अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और क्या बनेगा, AgCl। तो ये आपके पास क्या हो गया, दो प्रोडक्ट बन गया, प्रेसिपिटेट मेरा फॉर्म हो चुका है। अब इतना करने के बाद ये मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखो लॉ ऑफ केमिकल, जो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताते थे, क्या बोले हैं उसमें कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मास शुड बी कांस्टेंट। तो अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट हो जाए, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाए, फिर से क्या करते हैं हम, इसका वेट फाइंड करते हैं। अभी देखो जरा सा, वेट फाइंड करने के बाद फिर से पता चलेगा आपको कि XYZ जो भी आपके पास वेट आया था आफ्टर द रिएक्शन, फिर से क्या होगा, वेट आपके पास जो था बिल्कुल फिर से मेरे पास उतना ही वेट आता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है ये एस्टैब्लिश हो चुका है, ये इसके वैल्यू को क्या करता है, ये ट्रुथ करता है। चलो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वेरीफाई करते हैं। देखो पहला है क्या, 0.66 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स ऑन कंप्लीट कंबशन विद द ऑक्सीजन गेव 2.7 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छी तरह समझो, 2.7 ग्राम ऑफ वाटर एंड 1.3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलता है क्या, ये बताओ क्या ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूफ होता है या नहीं होता है, इस बात को। तो अभी आपका जवाब फटाक से आएगा, आप तुरंत क्वेश्चन एक करोगे कि सर एक चीज तो ठीक है समझ में आ गया, मेरे पास जो रिएक्टिंग एलिमेंट है वो क्या क्या है, मेरे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन है। लेकिन आप बोलोगे आप जो प्रोडक्ट फॉर्म करे हो मेरे पास क्या क्या है, वाटर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमको कार्बन एंड हाइड्रोजन हमको सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है। तो फिर क्या करोगे, इस तरह का जब भी कोई न्यूमेरिकल्स आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से अगर सबसे टफ कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो इसी तरह का न्यूमेरिकल्स आएगा। तो इस तरह का अगर कुछ भी न्यूमेरिकल्स आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा सा। तो सॉल्यूशन आप देखो जरा सा, 0.6 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब आपने जो कार्बन तो लिख दो, तो मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कब, बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन। तो बिफोर रिएक्शन जो आपके पास है कितना है, 0.66 ग्राम, लिख दो जरा सा, 0.66 ग्राम लिख दिया। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि फॉर्म तो मेरे पास वाटर हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो अब यहां से क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। देखिए जरा सा कैसे, वाटर, तो देखो जब भी इस तरह का सम्स आया तो करोगे क्या, वाटर, वाटर के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, H2O। अब यहां से क्या करो, डायरेक्ट सबसे पहले क्या करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेना। देखो मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करेंगे, मेरा एक छोटा सा वीडियो दिया हुआ है, वहां से भी अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आता ही होगा, आप क्लास 10 करे हो तो आता होगा, नहीं आता होगा तो दिया हुआ एक वीडियो आप वहां से जाके भी देख सकते हो। तो देखो जरा सा, 2 है, 1 × 2 प्लस ये क्या आ गया 16, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 18। तो मॉलिक्यूलर वेट कितने का आ गया 18। देखो अब अच्छी तरह से समझ लो, 18 ग्राम अगर आपके पास वाटर है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है। देखो जरा सा वेट, हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। तो इसी फंडा को हम अब यूनिटरी मेथड लेंगे। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इक्वल्स टू कितने ग्राम, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया आपके पास। और अभी जो आपके पास वाटर फॉर्म हो गया, कितना ग्राम वाटर फॉर्म हो गया, 2.7 ग्राम। तो लिख दो जरा सा, सिंस देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2.7 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स इक्वल्स टू कितना, तो दे दो जरा सा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 2/18 इंटू कितना 2.7, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 9 से 9 2 जा 9 3 जा, कितना आ गया आपके पास, 2 से कर सकते हैं आपके पास, तो 2 3 जा कितना आ जाएगा तो यहां से 2 और 2 गया, कितना मिला आपके पास, तो 3/10 ग्राम इक्वल्स टू 0.3 ग्राम। ये आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन अब अपने को मिल चुका है। फिर दूसरा देखो क्या बोलता है, 1.3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ है। तो जैसा आप इसको करे हो वैसा ही करना होगा। तो देख लो जरा सा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है कितना, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या है, CO2, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं 12
प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या होता है 16, तो 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32 एंड 12 हाउ मच 44। तो ये 44 ये मोलिकुलर वेट निकला। देखो अब आपको देखना निकालना क्या है, हमको तो निकालना है कार्बन। तो 44 ग्राम अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो मेरे पास कार्बन कितने का है 12 ग्राम का है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। सिंस 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना 12 ग्राम ऑफ क्या कार्बन। अभी अपने पास कितना दिया है 1.32 ग्राम, तो देयरफॉर 1.32 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा CO2 कंटेन्स। तो 12 बाई 44 इंटू 1.32 पॉइंट हटाओ, सिंपली कैलकुलेट कर दिया तो 44 कितने जा 3 जा, और यहां से डायरेक्टली 100 है ना तो आप ऐसे ही कर सकते हो 36 बाई 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.36 ग्राम। अभी आपके पास दोनों मिल चुका है, कार्बन भी मिल चुका है, हाइड्रोजन भी मिल चुका है आपके पास। अब निकाल लो यहां से, लिख देते हैं आफ्टर रिएक्शन वेट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपके पास कार्बन कितने का है 0.36 प्लस आपके पास हाइड्रोजन कितने का है 0.3 इक्वल्स टू क्या आ गया 0.66। तो देखो आफ्टर रिएक्शन जो मेरे पास वेट निकला कार्बन और हाइड्रोजन का कितना 0.66। बिफोर द रिएक्शन जो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का जो वेट है वो कितने का 0.66। यस, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। देखो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या लिखा है, व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड विल रिएक्ट विथ 2.36 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट in a solution so as to produce 3.88 gram of barium sulfate and 1.94 gram of sodium chloride in a solution। तो आपके पास दो फेज है, एक रिएक्टेंट फेज है, एक आपके पास प्रोडक्ट फेज है। हम दोनों फेज को लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपके पास रिएक्टेंट्स की बात कर लो जरा सा, कौन कौन सा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड कितना वेट दिया आपको पता है नहीं, आप व्हाट वेट ये आपको निकालना है। तो आप लेट कर लो कितना x ग्राम, रिएक्ट विथ 2.36 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट कितना आपके पास है सोडियम सल्फेट आपके पास कितना है 2.36 आपके पास। चलो ठीक है, इसको भी लिख लिए। अब आपके पास और कोई रिएक्टेंट है क्या, नहीं है। तो नहीं रहे तो अब इसके बाद करो टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट कितना आ जाएगा x प्लस 2.36। ये आपके पास टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट निकल आया। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में। आ जरा सा बोलते हैं क्या सल्फेट ने सो एज टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस कर रहा है 3.88 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रोडक्ट्स ले लो जरा सा, क्या क्या है प्रोडक्ट्स, बेरियम सल्फेट ले लो जरा सा, बेरियम सल्फेट कितना आपके पास है 3.88 ग्राम दे दिए। और क्या आपके पास 1.94 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, लिख लो जरा सा सोडियम क्लोराइड, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड कितने का 1.94 ग्राम। क्या और भी कोई प्रोडक्ट है आपके पास ना, नहीं है। तो चलो आप काम बनता है क्या टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू करो 3.88 और 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 94 और दोनों को क्या करो आप ऐड कर दो, 2 आ गया 9 8 17 18 314 और 1 कितना आ जाएगा 5। तो 5.82 ग्राम टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट आया। ये टोटल वेट ऑफ द क्या आ जाएगा रिएक्टेंट आ गया। तो क्या आ जाएगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2.36 इक्वल्स टू 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 82 और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5.82 माइनस 2.36। तो अब आपके पास क्या आ गया 12 6 आ गया 7 3 आ गया 4 आ गया और यहां से 5 से 2 आया 3 आ गया 3.46 ग्राम। ये आपके पास वेट आ गया किसका बेरियम क्लोराइड का। दूसरा देखो एक और न्यूमेरिकल्स 0.65 ग्राम ऑफ द जिंक वाज पुट इन ए सॉल्यूशन ऑफ 1.94 ग्राम कॉपर सल्फेट। जरा सा ले लो। तो सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या दिया है रिएक्टेंट अपने पास, इसी तरह से आप कॉलम बना लेना दोनों का रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का। तो रिएक्टेंट्स आपके पास क्या दिया जिंक दिया कितने का 0.65 ग्राम, ठीक है।
और आपके पास क्या दिया, कॉपर सल्फेट, तो ले लो जरा सा कॉपर सल्फेट। कितने का दिया कॉपर सल्फेट, 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम। अब देखो और भी कोई रिएक्टेंट है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो नहीं है तो आप जरा सा लिख दो टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट, वेट ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट ऐड कर दो, कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, 1 आ गया और ये 2 आ गया, 2.15 ग्राम आ गया आपके पास टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट। अब आज जरा सा प्रोडक्ट की बात कर लो। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या है, देखो जरा सा क्वेश्चन में लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। थस प्रेसिपिटेटेड विथ 0.635 ग्राम, what weight of the zinc sulfate will be recovered on evaporation of the remaining solution। आपके पास जो प्रेसिपिटेट हुआ वो कितने का मिला, बिल्कुल इतना है ना, कॉपर थस प्रेसिपिटेटेड, तो कॉपर कितना मिला, ले लो जरा सा, तो कॉपर आपके मिला 0.635 ग्राम, ये मिल गया आपके पास। और आपको निकालना है क्या, जिंक सल्फेट, तो ZnSO4, ये क्या आपको पता है, नहीं पता है, आपने कितना ले लिया, x ग्राम ले लिया, तो टोटल वेट निकाल लो, टोटल x आप लिख देना ब्रैकेट में लेट, तो टोटल वेट आपके पास कितना निकला, टोटल वेट इक्वल्स टू तो x प्लस 0.635, और फिर वही जो आप यहाँ फंडा यहाँ लगाया था, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लिख देना बार बार, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब लिखते जाना इसको इतना, दिस वन शुड बी इक्वल्स टू दिस वन, तो लिख दो जरा सा x प्लस 0.635 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, 2.15 एंड x इक्वल्स टू 2.15 माइनस 0.635, और अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आपका निकल के आएगा, देख लो जरा सा, इसको कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, आ गया मीन्स 5 आ गया, ये कर लो जरा सा रफ कर लेना, 2.15 और 0.635 आ जाएगा आपके पास, 5 आ गया, 1 आ गया और ये क्या आ गया, 5 आ गया 1, तो आ गया आपके पास 1.515, ये आपके पास ग्राम निकल के आ जाएगा। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू 15.0 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट इतना, मतलब पहला जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास जो रेसिड्यू बना कितने का, 18.0 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, मतलब क्या, ये तो आपको मिला, तो आप वेट करोगे इसको तो क्या होगा, CO2 तो रिलीज हो गया, एस्केप हो गया, तो इसको अगर सिर्फ वेट करो तो क्या होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करेगा, एस्टैब्लिश नहीं करेगा, तो हमको क्या करना है अब, CO2 कितना रिलीज हुआ ये भी निकालना है। तो फिर बेसिक ही फंडा है इसमें, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ऐसा कोई बड़ा सम्स नहीं, पहला सम्स जो था उसी तरह का अगर सम्स आ सकता है तो आ सकता है, इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करना, बस सीख लो सिर्फ। तो रिएक्टेंट्स आपके पास क्या क्या हैं, रिएक्टेंट्स देख लो जरा सा, आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट कितने का, 6.3 ग्राम। दूसरी बात क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, और ये कितने का अपने पास है, 15.0 ग्राम, सो 15.0 ग्राम। और कोई रिएक्टेंट है क्या, नहीं है, तो देख लो जरा सा टोटल वेट कितने का है, टोटल वेट निकाल लो जरा सा, तो टोटल वेट कितना होगा, ऐड कर दो 21.3 ग्राम, ये आपके पास टोटल वेट ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन जो आपके पास रेसिड्यू है, तो रेसिड्यू कितने का है, रेसिड्यू आपको दिया है 18.0 ग्राम, कितना 18.0 ग्राम, और आपको निकालना किसका, CO2 इक्वल्स टू x, आपने क्या किया, लेट कर लिया, और टोटल वेट कितना होगा मेरे पास, देख लो जरा सा टोटल वेट, तो टोटल वेट कितना निकला, तो 18.0 प्लस x, ये आपके पास क्या हो गया, टोटल वेट निकल गया हो गया। तो फिर वही सेम आप क्या करोगे, फंडा अप्लाई कर दोगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये और ये दोनों पोर्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 18.0 प्लस x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 21.3, एंड x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 21.3 माइनस 18, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3.3। तो ये आपके पास मास ऑफ द CO2 रिलीज्ड आ गया।